अब ये बताइए कि जहां इस तरीके से चीजों का इस्तेमाल हो रहा हो, ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इससे तो सरकार को और बल मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सरकार को बल मिलेगा, ईडी को बल मिलेगा और ईडी के कामकाज में एक नई तीव्रता आएगी। और ऐसे भी हम जानते हैं कि इस फेज में मोदी के सरकार के आने के बाद ईडी ज्यादा सक्रिय हुआ है। मेरे पास एक डाटा है जो मैं आपके दर्शकों के लिए बोलना चाहूंगा कि 2002 के पहले 2014 के पहले और 2014 के बाद की क्या स्थिति है। यूपीए की सरकार में 10 साल में टोटल 112 सर्च हुए हैं। एनडीए की इस 8 साल की सरकार में 3010 सर्च हुए हैं। और यहाँ पर यूपीए के दौरान 5000 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। और एनडीए के इस सरकार में 8 साल में करीब 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। टोटल 888 कंप्लेन हुए हैं एनडीए के पीरियड में 8 साल में, जबकि पिछले 10 साल में यूपीए में मात्र 104 कंप्लेन हुए थे। तो इसका मतलब है कि ईडी का जो प्रतिशत है एक्टिविटी का, वो करीब 10-12 गुना ज्यादा बढ़ चुका है इस पिछले 8 सालों में। और ज्यादा बढ़ेगा, इसकी संख्या भी बढ़ेगी। अभी ईडी मात्र 2000 के आसपास इसकी संख्या है, उसमें काफी वैकेंसीज भी हैं। वो वैकेंसीज पूरी की जाएंगी और ईडी के दफ्तर और जगहों पर छोटे छोटे राज्यों में भी खुलेंगे और वहां और ज्यादा इनकी संख्या बढ़ेगी। और ईडी को पहले थोड़ा सा एक मोरल प्रेशर हुआ करता था कि कुछ इसके मैटर्स जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित थे, जिसके बारे में बहुत न्यायविदों की अलग अलग राय थी और हर आदमी समझता था कि कुछ उसमें ग्रे एरियाज हैं। और कल आज जो ये जजमेंट आया, उस जजमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत मायूसी हुई होगी, जो ये समझ रहे थे कि पिछले 2 दिन पहले जो मोहम्मद जुबैर का जजमेंट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लिबर्टी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन वो तमाम चीजों को आज के जजमेंट में एक तरह से तिलांजलि दे दी गई है। आज स्थिति ये है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके आता है तो उसको शायद ज्यादा सुविधाएं हैं, वो कानून में उसको ज्यादा आराम है, वो शायद ज्यादा आसानी से बेल से निकल सकता है। लेकिन अगर वो ईडी के या पीएमएलए के केस में अगर फंसता है तो उसको ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पीएमएलए के केस में जो भी डाउटफुल चीजें थी, जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें कही जा रही थी, कि जैसे वहां एक ट्विन स्टेज है, उसका मतलब दोनों चीजें आपको प्रूव करनी है, प्रोसिक्यूशन को भी बोलना है और डिफेंस को भी अपना इनोसेंस प्रूव करना है एट द टाइम ऑफ बेल। इसको गलत माना जाता था, क्योंकि बाकी कहीं बेल में डिफेंस को अपना इनोसेंस नहीं प्रूव करना पड़ता है, लेकिन पीएमएलए केस में ऐसा करना पड़ता था, जिसको गलत माना गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये निजता का हनन नहीं है, कि अगर आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपना बयान दें, और इसमें कानून है पीएमएलए में कि अगर आप बयान आपका गलत होता है तो आपको फाइन या अरेस्ट भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप एक तरह से पीएमएलए कानून में आप लोगों पर दबाव डालते हैं कि अंडर कस्टडी वो अपना कन्फेशन करें। ये तो संविधान की जो धारा है 20 धारा 3 उसके खिलाफ है, लेकिन इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि इतनी आवश्यकता क्या थी कि आप या सुप्रीम कोर्ट पता नहीं वो समझते हैं कि यही एक पैनासिया है कि पीएमएलए एक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, तभी शायद भारत में ये ब्लैक मनी का जो इशू है ये सारा सॉर्ट आउट हो पाएगा। लेकिन कानून की दृष्टि से जो भी व्यक्ति आज इसमें फंसेंगे उनको बहुत मुसीबत आने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं अभी भी जो है वो फेयर नहीं है पीएमएलए के अंदर में, और लंबे समय तक किसी को जेल में रखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, सत्येंद्र जैन 2 महीने से जेल में है और आगे क्या होगा उसका पता नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इसके बाद आएंगी, और इसका इस्तेमाल जाहिर है बाकी सरकारें भी की थी, लेकिन इस वर्तमान सरकार इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और ये हमले होंगे। राकेश जी, एक सवाल, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसलिए मेरे मन में एक सवाल ये है, पीएमएलए के मामले में जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 7 साल की सजा है। और पिछले दिनों जो डिबेट इस देश के अंदर चली है वो ये है कि भाई जेल जो है वो अपवाद होना चाहिए, बेल जो है वो नियम होना चाहिए। तो जहां 7 साल से कम की सजा की बात की जा रही है कि भाई आप ऐसे लोगों को अगर आप जेल में क्यों डाल रहे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कह रहे हैं, वैसे में पीएमएलए का इतना स्ट्रिंजेंट होना ये क्या दर्शाता है? देखिए, 2 तरह के एक्ट होते हैं आशुतोष जी। एक नॉर्मल इनेक्टमेंट है आईपीसी का, उसमें बहुत सारी धाराएं हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल एक्ट होते हैं, जैसे यूएपीए है, पीएमएलए है, एनडीपीएस है, पॉक्सो है, बहुत इस तरह का एक्ट है, स्पेशल एक्ट आता है। स्पेशल एक्ट के संदर्भ में वो बातें नहीं लागू होती हैं जो कि सामान्य
अपराधों में है। तो मोहम्मद जुबैर का केस जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि उसके जजमेंट में ये बातें आई थी कि 7 साल के ज़्यादा वो अगर सजा नहीं है तो उसको जेल नहीं होनी चाहिए, उसको बेल मिल जानी चाहिए। ये सारी चीजें हैं वो आईपीसी की धाराओं के अंदर के लिए है। अगर आप स्पेशल एक्ट में किसी कारण से अगर आप फंसते हैं तो उसके लिए कानून अलग है। उसके लिए ये तमाम ऑब्जर्वेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, अर्नेस्ट कुमार का जजमेंट हो या मोहम्मद जुबैर का जजमेंट हो, इसके पहले कैंटिल का जजमेंट था, ये सारे जजमेंट है कि एक नॉर्मल केस के लिए है। स्पेशल एक्ट जहां पीएमएलए एक स्पेशल एक्ट है, पीएमएलए एक्ट में जो बेल है वो सीआरपीसी से गवर्न नहीं होता है, वो पीएमएलए के अंदर ही उसका प्रावधान है। वो प्रावधान जहां भी स्ट्रिंजेंट दिख रहा था, जिस पर विरोध हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको विरोध को खत्म कर दिया। उसने बोला कि सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात है। आनंद जी, अब तो विपक्ष ये भी नहीं कह सकता कि भाई एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने तो एक तरीके से उस जो पूरी कार्रवाई थी उसको वैध ठहरा दिया है। जी नहीं, मैं देखिए 2-3 चीजें स्पष्ट हैं। बीजेपी जो मैसेज देना चाह रही है वो बहुत लाउड एंड क्लियर दे रही है, क्योंकि पहले कुछ चीजें होती थी जब पार्लियामेंट चलती थी तो बहुत से कोअर्सिव एक्शन नहीं लिए जाते थे, बहुत सी गिरफ्तारियां नहीं होती थी कि भाई पार्लियामेंट हो जाएगी उसके बाद किया जाएगा। लेकिन इस समय टाइमिंग पार्लियामेंट के समय थोड़ा ये दर्शाना भी है, जो अपनी मसल्स दिखाने वाली बात नहीं होती है। आपने कभी सुना 19 राज्यसभा के 19 लोगों को एक दिन में आप सस्पेंड कर रहे हैं? आप कांग्रेस के 4 जो एमपी सस्पेंड हुए हैं उस पर खुद कह रहे हैं बिरला जी कि वो इसलिए सस्पेंड हुए हैं कि वो प्ले कार्ड लेके आ रहे थे अंदर। मैं ये मानता कि अगर उन्होंने किसी को मारा होता, पीटा होता, खून निकाला होता तो वो, लेकिन अगर कोई प्ले कार्ड लेके आ रहा है आप उसको कुछ कहते रहिए, लेकिन आप उसको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हैं। ये मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि 2 चीजें इसी सेशन में हुई हैं। इसी सेशन में टेनी जी को कल लखनऊ हाईकोर्ट ने जब उनके लड़के को जमानत नहीं दी है उसके बारे में खराब लिखा है कि केंद्रीय मंत्री वहां आके अगर इस तरह की धमकी नहीं दिया होता तो ये शायद नहीं होता। ये उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये कोर्ट ने अपने उसमें लिखा है। उसी तरह से स्मृति ईरानी वाले केस में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने मतलब वो क्या कह रहे थे, उसको कहां ले जा रही हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। किसी ने उनकी लड़की के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आप खुद ही कहती हैं मेरी लड़की बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चला रही है और आज वहां पे अगर कोई बात आती, इन्होंने उसको मामले को तूल पकड़ा दिया। लेकिन बीजेपी सबसे डरती नहीं है। बीजेपी का बिल्कुल क्लियर कट ये है कि जैसे आप भी कह रहे हैं, आप ही अभी कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह की बात है तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, लालू, सबको इतनी बार कहो कि एक पक्ष को लगने लगे कुछ तो है ये गड़बड़। जैसे अब हम सब लोग कहने लगे ना सब ये जो नेता है ये चोर होते हैं। हम लोग एक बहुत कॉमनली बोलते हैं। मेरी नजर में ऐसे बहुत से नेता हैं जो चोर नहीं है। हो सकता है इलेक्शन लड़ने के लिए वो कहीं किसी का आता हो, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में ईमानदार हैं। वो आज भी उनके पास इस तरह, और वो एक अच्छी संख्या में है, ये कह देना सब लोग। लेकिन हम लोगों ने कह के उसको ये बना दिया। तो बीजेपी का इससे उल्लू ये सीधा होता है कि वो विपक्ष को किसी लायक ही नहीं रखना चाह रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।